दर्शकों नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है उनका बिगुल बज चुका है और चुनावी सरगर्मियां बड़े जोर शोर से चारों तरफ चल रही हैं। दूरदर्शन जम्मू का रीजनल न्यूज यूनिट यानी क्षेत्रीय समाचार एकांश भी इस संबंध में विशेष कार्यक्रमों की एक सीरीज चला रहा है जिसका नाम है इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 और इसी सिलसिले का चौथा प्रोग्राम लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और आज इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है मैडम सलोनी राय जी को, जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी इस विधानसभा चुनाव के पूरे प्रोसेस के दौरान रहेंगी। मैडम सलोनी राय, आपका प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव जो हमारी यूटी में हो रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद हो रहे हैं, एक तकरीबन 10 साल के अरसे के बाद ये चुनाव हुए हैं, इसलिए जो रौनक है वो कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। लोगों में बहुत उत्साह है और प्रशासन भी पूरी तैयारी इसके लिए कर रहा है। आज इस प्रोग्राम में हम उधमपुर ज़िले पर ही विशेष बात करेंगे क्योंकि आप वहाँ हैं। तो उधमपुर ज़िले की अगर हम बात करें तो किस तरह की स्थिति है आज इलेक्शन 2024 को लेकर? जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में उधमपुर ज़िले में तीसरे चरण में इलेक्शंस आयोजित किए जाएंगे, जो कि 1 अक्टूबर 2024 की वहाँ की पोल डे है। हमारी 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट, रामनगर और चिनैनी। तो चारों में हमारा नोटिफिकेशन इशू हुआ है। 5 सितंबर से नॉमिनेशन फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है और 12 सितंबर तक नॉमिनेशंस की प्रक्रिया जारी रहेगी। 12 सितंबर 3 बजे तक नॉमिनेशंस इनवाइट किए जाएंगे। 13 सितंबर को इसमें स्क्रूटनी होगी और 17 सितंबर है फाइलिंग नॉमिनेशन की विड्रॉल की। तो ये सभी प्रक्रिया एज पर टाइमलाइन चलेगी। और जहाँ तक हम तैयारी की बात करें तो उधमपुर ज़िले में हमने हर तरह की तैयारी की है। हमारे टोटल 654 पोलिंग स्टेशंस हैं। उस पे पोलिंग स्टेशंस में जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं उसका प्रयोजन हो, लोगों की सुविधाएं हो। वहाँ पे जो पोलिंग पार्टीज़ जाएंगी उनकी ट्रेनिंग्स शुरू कर दी गई हैं ताकि वो पूरी तरह से सशक्त हों पोलिंग कराने के लिए। ऑल्दो हमारी अभी रिसेंटली ही पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं तो मोस्टली टीम्स हमारी ट्रेंड हैं और हमारी जो इलेक्शन मशीनरी बोलते हैं, इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीनरी ऑल्सो। तो पिछली बार भी हमारे इलेक्शंस कई अरसे के बाद हुए थे और बहुत अच्छे स्मूथ इलेक्शंस गए और कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट या कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं सामने आई। और इस बार भी हमारी टीम्स पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी पूरी ये मेहनत रहेगी कि हम फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस, जैसा इलेक्शन कमीशन का उनका मोटो है, तो वो हम ज़रूर करवाएंगे उधमपुर ज़िले में। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने बताया कि उधमपुर जो ज़िला है उसमें 3rd फेज़ में पोलिंग होगी और जो पोलिंग डेट है वो 1 अक्टूबर रहेगी और उसके लिए जो नॉमिनेशन फाइलिंग का काम वो है चल रहा है। और ये भी आप बता रहे हैं कि क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी हुए हैं तो ट्रेनिंग्स वगैरह पहले भी हो चुकी हैं, तो तैयारी उस तरह से पूरी रहेगी। उधमपुर ज़िला एक बहुत बड़ा ज़िला, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो कुछ इलाके जो हैं दूर दराज भी हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ का जो वोटर है उसे भी अपने मतदान के हक का प्रयोग करने का मौका मिले, उसके लिए क्या कुछ खास तैयारी प्रशासन द्वारा की गई है? हमारे कई ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो नियरेस्ट रोड कनेक्टिविटी से 6-7 घंटे की दूरी पर रहते हैं। और ऐसे कई जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, जैसे कि उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में पंचेरी मोंगरी के इलाके हैं जो दूर दराज हैं, या रामनगर में, चिनैनी में हमारे कई ऐसे इलाके हैं, डुडू, बसंतगढ़, लाटी, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी इतनी बेहतरीन नहीं है और वहाँ पे लोगों को बाय फुट जाना पड़ता है। तो ऐसी लोकेशंस पे हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं विद रिस्पेक्ट टू, एक तो पोलिंग पार्टीज़ को वहाँ पे पहुँचाने के बंदोबस्त के पर्सपेक्टिव से। ये हमारे कई ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो P-2 पे पोलिंग पार्टीज़ डिस्पैच होंगी। मतलब जनरली हमारी सारी पोलिंग पार्टीज़ P-1 पोल डे से एक दिन पहले निकलती हैं, मगर ये ऐसे हमारे 11 पोलिंग स्टेशंस ऐसे रहेंगे जिसमें पोल से 2 दिन पहले हमारी पार्टीज़ निकलेंगी, ताकि अगर कोई रास्ते की दिक्कत है या कोई कनेक्टिविटी का इशू है तो वो आराम से अपने पोलिंग स्टेशन पे एक दिन पहले ही पहुंच के वहाँ पे सेफ एंड सिक्योर रहें। और वोटर जागरूकता की जहाँ पे बात करी जाए तो उसमें हमने एनालाइज़ किया जो हमारी
पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारी उधमपुर में 70% वोटिंग गई, जो कि अच्छी वोटिंग थी। उसमें भी हमने एनालाइज किया कि जिन जिन पोलिंग स्टेशंस में 70% से कम वोटिंग गई है, वो हमारे लिए इस बार हमारे लिए टारगेट पोलिंग स्टेशंस रहेंगे। और वो फोकस रहेगा हम जो स्वीप की एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, वोटर अवेयरनेस की, प्लस वहाँ पे जो BLOs डिप्यूटेड थे उनसे हमने अलग से सेशन किया कि क्या ऐसा इम्पेडिमेंट रहा उनके पर्सपेक्टिव में कि जहाँ पे वोटर टर्नआउट हमारे डिस्ट्रिक्ट एवरेज से कम गया। तो वहाँ पे भी हम स्पेशल स्वीप की ड्राइव्स करवा रहे हैं। वहाँ पे हमने इलेक्टोरल रोल को भी और ध्यान से देखा कि क्या हो सकता है वहाँ पे कोई डेड वोटर्स ज़्यादा हों या शिफ्टेड वोटर्स हों जो कहीं माइग्रेट कर गए हैं मगर वो रोल में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हमने अपनाई हैं और हम आशा रखते हैं कि इस बार उन सब पोलिंग स्टेशंस में भी हमारा परसेंटेज अच्छा जाए। जी, P-2 एक टर्म आप यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कि पोलिंग डेट से 2 दिन पहले ही पोलिंग पार्टीज रवाना हो जाएंगी, ताकि जैसे दूर दराज पहाड़ी इलाके अगर कहीं रास्ता बंद हो गया, कुछ देर के लिए कोई परेशानी आ गई, तो उसमें वो रिस्क फैक्टर जो पूरी तरह से कवर हो जाए और लोगों को मतदान के दिन पूरी तैयारी के साथ पोलिंग पार्टी वहाँ पर मिले। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पैदल जाना पड़ता है, ये आपने बताया, और कुछ दूर दराज क्षेत्र ऐसे भी होंगे जहां बहुत कम संख्या में वोटर्स हैं, तो उनके लिए भी आपने हर एक को एक वोटिंग का अधिकार मिले, उसके लिए आपने पूरी तैयारी जो है वो कर रखी है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जो इलेक्शन कमीशन का नैरेटिव है कि नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, इसी पहल के तहत जो पिछले इलेक्शंस में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा शुरू करी गई, जिसमें हमारे उधमपुर ज़िले में भी कुछ 70-75 लोगों को वो होम वोटिंग की सुविधा दी गई। इस बार उसको हम सब्सटैंशियली बढ़ाएंगे। जो 80 इयर्स प्लस वोटर्स हैं और जो डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले वोटर्स हैं, तो उनके घर जाके वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। तो ये एक बहुत ही मैं कहूँगी एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारे एक वोट के लिए भी हमारी कम से कम 10 लोगों की पार्टी और 3 गाड़ियाँ जाती हैं। तो द क्वांटम ऑफ रिसोर्स विच इज़ डिप्लॉयड फॉर 1 वोट, वो दर्शाता है कि हमारे लिए एक एक वोट की कितनी कीमत है। और हमारा पूरा इलेक्शन मशीनरी इस चीज़ के लिए कटिबद्ध है कि कोई भी वोटर पीछे ना रहे। और लोगों को हम बहुत अपील भी इसीलिए करते हैं कि वो अपना जो राइट टू वोट है वो ज़रूर एक्सरसाइज करें। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो अपने वोटिंग के हक का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा रहेगी तो जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आएगा वो बहुत सारे लोगों का चुनिंदा होगा, लोग उसके हक में होंगे। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन की एक बहुत ये मुहिम रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पोलिंग के लिए आएँ। सीनियर सिटीजन्स की आपने जैसे बता दिया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ विशेष आपने इंतज़ाम किए हैं, इलेक्शन कमीशन की ओर से भी गाइडलाइंस हैं। 80+ जो लोग हैं उन्हें घर जाके वोट उनसे लिया जाए, क्योंकि पिछले इलेक्शंस में हम अक्सर देखते रहे हैं, ऐसी फ़ोटोग्राफ्स आती रही हैं कि पीठ पे बुज़ुर्गों को लेकर उनके परिवार वाले आ रहे हैं, एक चारपाई पे बिठा के आ रहे हैं, 90 साल के व्यक्ति ने या 100 साल तक के लोग जो हैं वो वोट करते हैं। तो अगर, और वो लोग काफ़ी इस बारे में एंथुसियास्टिक भी होते हैं कि हमें वोट डालना है, तो अगर उनको घर बैठे सुविधा मिलती है तो उसके लिए क्या उन्हें कहीं अप्रोच करना है, कहीं बताना है कि हमारे घर में ऐसा है, तो फिर पार्टीज उनकी तरफ जाएंगी? जब हमारे इलेक्शंस की जो प्रक्रिया जब शुरू होती है तो एक हमारी टर्म होती है प्री रिविजन और समरी रिविजन। ये इलेक्टोरल रोल की एक्टिविटी होती है जो BLOs घर घर जाके डोर टू डोर वेरिफिकेशन करते हैं वोटर्स का, जिसमें हम स्टॉक टेकिंग करते हैं कि किसी घर में कोई फर्स्ट टाइम नया वोटर ऐड हो रहा है या कोई किसी की डेथ हो गई है या कोई शिफ्ट हो गए हैं। तो उसी प्रक्रिया में भी जो हमारे होम वोटर्स की जो एलिजिबिलिटी होती है कि 80% से ज़्यादा उम्र वाले या 45% डिसेबिलिटी से ज़्यादा डिसेबल्ड जो वोटर्स हैं, तो वो हमारे पास डेटा रहता है। उसके बाद एक फॉर्म 12D करके होता है जो वोटर से हम भरवाते हैं, क्योंकि BLO को पता होता है कि उनके एरिया में ऐसे कितने वोटर्स हैं। प्लस उनमें से कई ऐसे होते हैं जो सशक्त होते हैं, जो चल सकते हैं। कई सीनियर सिटीजन्स प्रेफर भी करते हैं कि नहीं हम आना चाहते हैं, वो रौनक जो है, वो जो फील है वो उसको वो लेना चाहते हैं, क्योंकि ये चुनाव का पर्व है और वो इतने सालों से इस पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। तो वो कई वोटर्स की प्रेफरेंस होती है कि नहीं हम पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट करेंगे।
मगर जो इच्छुक होते हैं उनको फॉर्म 12D भरना होता है, तो वो हम आरओ को देके उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा यानी जो पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है उसमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं 80+ के जो लोग हैं, और जो ऑप्ट करते हैं वो फॉर्म भरते हैं, उन्हीं के तक आपकी जो पार्टीज हैं वो अप्रोच करती हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स का भी आपने इसमें जिक्र किया। फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वोटिंग में हर साल ऐड होता है, और उनके मन में एक ज़्यादा एंथुसियाज्म होता है। तो उन्हें मतदान केंद्र तक लाने के लिए किस तरह आप कुछ कैंपेनिंग करते हैं? वो वोटर खासकर आपको मिलेगा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो या फिर जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक्स में, ITIs में, तो उन तक पहुंचने के लिए कुछ खास आप प्रयास करते हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जिनको हम टारगेट करते हैं, और आपने सही कहा, इसमें कॉलेजेस, ITI, पॉलीटेक्निक्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स, इनमें हम स्पेशल ड्राइव्स करते हैं। सबसे पहले ड्राइव में हमारा पहला महत्वपूर्ण फोकस होता है कि सबका एपिक कार्ड बने, तो उनके फॉर्म्स भरवाना, जो नया एपिक कार्ड इशू के लिए फॉर्म 6 होता है, तो वो फॉर्म्स हम भरवाते हैं, और उसके बाद उनको एंकरेज करना, मोटिवेट करना कि वो पोल डे पे अपना वोट कास्ट करने ज़रूर आए। तो वो भी, उसके लिए हम नुक्कड़ नाटक और रैलीज, साइक्लोथॉन्स, बाइक रैली, अब हम फीमेल वोटर्स के लिए हम एक स्कूटी की रैली प्लान कर रहे हैं जो सिर्फ महिलाएं ही चलाएंगी, पिंक रैलीज अलग अलग तरह की, महिलाओं के लिए मेहंदी कॉम्पिटिशन्स, कॉलेजेस में रंगोली कॉम्पिटिशन्स। तो ये हम अलग अलग तरह के इवेंट्स कराते हैं ताकि हम इन वर्गों के लोगों को मोटिवेट करें कि अपना वोट कास्ट करने ज़रूर आए। पिंक रैली की आपने बात की, तो इसी से हम आते हैं पिंक बूथ की तरफ। ये टर्म भी आजकल काफ़ी सुनने में आती है, तो ये पिंक बूथ से क्या तात्पर्य है और इसका उद्देश्य क्या है? हमारे सभी 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में 4 तरह के हम यूनिक पोलिंग स्टेशंस या मॉडल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं। उसमें फर्स्ट है पिंक पोलिंग स्टेशन, जो महिलाओं द्वारा चालित रहेगा। उसमें पूरी पोलिंग पार्टी और सिक्योरिटी महिलाओं द्वारा होगी। दूसरा रहेगा ब्लू पोलिंग स्टेशन, जो कि यूथ द्वारा मैंड रहेगा, जिसमें सभी पोलिंग पार्टीज 30 साल से कम की उम्र की होंगी, और वो उनको एक एम्पावरमेंट करने का भी एक माध्यम है। फिर एक रेड कैटेगरी का रेड पोलिंग स्टेशन, जो PWD पोलिंग पार्टीज द्वारा चलाया जाएगा। और चौथा है ग्रीन पोलिंग स्टेशन, जहाँ पे एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स कराई जाएंगी और वहाँ पे ओवरऑल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की जानकारी लोगों को दी जाएगी। तो ये चारों तरह के पोलिंग स्टेशंस हमारी चारों एसीज में रहेंगे। तो ऐसे 16 पोलिंग स्टेशंस हैं उधमपुर ज़िले में, जो इन मॉडल पोलिंग स्टेशंस की तरह बनाए। यूनिक पोलिंग स्टेशंस या मॉडल पोलिंग स्टेशंस जो आपके पूरे उधमपुर में वो 16 हैं, और उन सब में अलग अलग तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, अलग अलग तरह के लोगों को देने के प्रयास जो है वो किया जाएगा। कश्मीरी माइग्रेंट्स भी एक बहुत बड़ी संख्या में उधमपुर ज़िले में हैं, तो उनके लिए मतदान का थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहता है। उन्हें कुछ अलग फॉर्म भरना है, या उन्हें किस तरह से अपने वोट कास्ट करने हैं, उसके लिए आपने कुछ तैयारी जो की है, उसका प्रोसेस क्या है वो बता दीजिए। जी, हमारे उधमपुर ज़िले में 1575 कश्मीरी माइग्रेंट्स रहते हैं, और वो ऑलमोस्ट 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को पर्टेन करते हैं। तो उनके हमारा एक डेजिग्नेटेड तहसीलदार है, और हमारा ARO माइग्रेंट्स है, डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं, जो माइग्रेंट वोटर्स की पोलिंग के बारे में पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में ये एक्सरसाइज कई वक्त के बाद हुई, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ उनकी रिस्पेक्टिव PC में वोटिंग परसेंटेज अगर 15% था, तो माइग्रेंट वोटर का हमारे ज़िले में 50% परसेंटेज था। तो माइग्रेंट वोटर्स काफ़ी मोटिवेटेड थे अपना वोट कास्ट करने के लिए। और जस्ट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव है ये। माइग्रेंट वोटर्स वो होते हैं जो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से जो जहाँ रहता है वो वहीं पे वोट कास्ट करता है। तो मगर माइग्रेंट वोटर्स एक, मैं कहूँगी देश में एक यूनिक इनिशिएटिव है कि ये इनके इलेक्टोरल रोल कश्मीर में अपने अपने ज़िले में इनका नाम है, मगर ये अपने ज़िले के बाहर रहने के बावजूद भी ये बाहर ही वोट कास्ट करते हैं। डालते वोट ये उसी कैंडिडेट को है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनका ओरिजिनल वोट है, जहाँ के ओरिजिनल रहने वाले हैं। लेकिन वोटिंग डालने की जो सुविधा है
जो वो उन्हें उस जगह पे दी जाती है जहाँ ये रह रहे हैं। और उधमपुर में जैसे आपने बताया 1000 से ऊपर ऐसे माइग्रेंट वोटर्स हैं। तो ये इनके लिए भी हमने डोर टू डोर अवेयरनेस ड्राइव्स करवाई और इनका जो फॉर्म होता है वो उनसे कलेक्ट कराया। और इस इलेक्शंस के लिए भी हमने वो प्रक्रिया कर ली है। और हमने अब हर फेज़ में, क्योंकि इनका कश्मीर के करस्पॉन्डिंग वोट्स हैं, तो हर फेज़ में हमारे 13 से 14 एसीज पर्टेनिंग टू कश्मीर एसीज वो यहाँ पे उधमपुर में रह के उनका वोट कास्ट करेंगे। तो उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है। और कश्मीरी माइग्रेंट्स को मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगी कि वो अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। ये एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव है और सरकार का इसमें काफ़ी लॉजिस्टिक्स और फ्रेमवर्क भी इन्वॉल्व होता है। तो लोगों को जो सुविधा मिल रही है उसको एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। प्रशासन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे लोगों को वोट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, क्योंकि भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है, इलेक्शन कमीशन का इनिशिएटिव है, और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन गाइडलाइंस को पर चलते हुए पूरी तैयारी करती है। और फिर अगर ज़्यादा टर्नआउट में वो वोटर्स आते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन रहती है कि हमने जो इतना प्रयास किया, जो इतनी एक्सरसाइज की, उसका कुछ हमें आउटपुट मिला, कुछ उसका हमें रिस्पांस मिला। अब अगर हम बात करें वोटिंग के टाइम की, क्योंकि पूरे उधमपुर में एक ही दिन वोट होना है 1 अक्टूबर को, इन माइग्रेंट वोटर्स को छोड़ के, क्योंकि जैसे आपने बताया इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग अलग हैं और इनको उसी दिन वोट करना है जिस दिन इनके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट होगा। इनके अलावा बाकी पूरे उधमपुर में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। तो वोटिंग का टाइमिंग जो है वो क्या रहेगा? 1 अक्टूबर को वोटिंग का टाइम सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगा। वो स्टैंडर्ड टाइम नोटिफाइड है। और ये हमने देखा है कि अक्सर पीक जो होता है वो 10 से 11 बजे तक पीक होता है वोटर्स का, और फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता है। बट लोगों को अपील है कि वो ज़रूर वक्त से जाएं, क्योंकि कई बार एंड ऑफ द पोल या कई बार वेदर कंडीशंस, जैसे हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के दौरान देखा कि दोपहर के 3 बजे के बाद मौसम काफ़ी ख़राब हो गया। तो लोगों ने, जिन्होंने सोचा था कि वो दोपहर के बाद लंच के बाद वोट कास्ट करने जाएंगे, वो लोग नहीं जा पाए क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी और शाम के 4 बजे भी पूरा अंधेरा हो गया था। तो लोगों को काफ़ी फिर दिक्कत आई और उस वजह से भी मुझे लगता है 3 से 4% टर्नआउट कम हुआ हमारा, क्योंकि हमारी उम्मीद और तैयारी 80% क्रॉस करने की थी, मगर हमारा 70% वोट टर्नआउट रहा। इस बार वेदर फोरकास्ट सही रहे तो और लोगों का एंथुजियाज्म और बढ़े और लोग अपना वोटिंग बढ़ चढ़ के करें, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 80% क्रॉस करें। जी, सीनियर सिटीजन्स की हमने बात की, और डिसेबल्ड जो लोग हैं, स्पेशली एबल्ड जिनको हम कहते हैं, उनके लिए कुछ ख़ास सुविधाएं, जैसे किसी जगह कोई रैंप्स बनाए गए हैं या कोई ख़ास पोलिंग स्टेशंस उनके लिए बनाए गए हैं, ताकि उन्हें वो सुविधा जो है वो आराम से बिना किसी परेशानी के अपने वोट डाल सकें। सभी पोलिंग स्टेशंस में अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ रहती हैं, जिसमें एक रैंप एक अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी है, ताकि कोई भी डिसेबल्ड हो या सीनियर सिटीज़न हो, उनको रैंप की सुविधा रहती है। और हमारे सभी पोलिंग स्टेशंस में व्हीलचेयर की सुविधा भी रहती है। और एक सक्षम ऐप करके है, सक्षम पोर्टल है, जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी असिस्टेंस मिलेगा। और व्हीलचेयर की सुविधा हर पोलिंग स्टेशन में रहती है। और एनसीसी और एनएसएस वॉलंटियर्स भी रहते हैं जो कि उनको एस्कॉर्ट करने में मदद करते हैं। तो पीडब्ल्यूडी वोटर्स जो इलेक्टर्स द्वारा चलाया गया जो रेड पोलिंग स्टेशन मैंने आपको बताया, वो भी एक बहुत मोटिवेशन का पात्र रहता है, क्योंकि जब पोलिंग पार्टीज स्पेशली एबल्ड होके पोलिंग करा सकती हैं, तो स्पेशली एबल्ड वोटर्स तो ज़रूर पोलिंग स्टेशन जाके कास्ट कर सकते हैं अपना वोट। रेड पोलिंग स्टेशन के नाम से आप बता रहे हैं कि पूरा जो पोलिंग उस बूथ पे सारी जो इंतज़ाम है वो उन्हीं के हाथ में रहता है, सारे लोग वो जो हैं वहाँ पर वो स्पेशली एबल्ड होते हैं। तो ये बाकियों के लिए एक मोटिवेशन है कि अगर वो इतना काम कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया को चला सकते हैं, तो जिन्हें जाकर खाली अपना वोट डालना है उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि सक्षम ऐप वो डाउनलोड करके अगर वो फैसिलिटी कुछ अतिरिक्त चाहते हैं तो वो भी उन्हें प्रदान की जा सकती है। महिला वोटर्स के लिए जैसे आप बता रही हैं कि हम स्कूटर रैली प्लान कर रही हैं, कितना एंथुजियाज्म रहता है आप एक अगर महिलाओं की है अगर हम बात करें?
महिलाओं वोटर में बहुत एंथुजियाज्म रहता है। हमारी इलेक्टोरल रोल में महिला वोटर ज़्यादा एनरोल्ड है, और जहां हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो महिलाओं का टर्नआउट भी मेल टर्नआउट से पिछले इलेक्शंस में भी बेहतर गया। अच्छा। तो महिलाओं का टर्नआउट काफ़ी अच्छा रहता है। प्लस हमारी उनकी जागरूकता के लिए और उनकी एम्पावरमेंट के लिए हम आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनको भी मोबिलाइज करते हैं, क्योंकि महिलाओं से टच में रहती हैं पूरे ऑल अराउंड द ईयर। तो उनको भी हम प्रेरित करते हैं, और बाकी थ्रू आउट महिलाओं को अवेयरनेस देना हमारा एक काफ़ी बड़ा अवेयरनेस का थीम रहता है। ये तो बहुत एक खुशी की बात है या उत्साहवर्धक बात है कि महिलाओं का टर्नआउट जो है वो पिछली इलेक्शन में भी आप बता रही हैं कि उधमपुर ज़िले में ज़्यादा रहा है पुरुषों से, तो इस बार भी उम्मीद करेंगे कि वो बढ़ चढ़कर इस प्रक्रिया में भाग लेगी। जैसे आप बता रही हैं कि एक पीक आवर्स में काफ़ी रश रहता है, वो कोई भी बेसिकली वो मोस्टली वो सुबह का समय होता है या फिर किसी और टाइम में भी जब ज़्यादा रश है, और मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी ज़्यादा गर्मी हो गई, बारिश हो गई, तो कुछ पानी का इंतज़ाम या कुछ ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ और देने का प्रयास किया जाता है? जी, पानी का इंतज़ाम हमारे सभी पोलिंग स्टेशंस में रहता है, और कोशिश हमारी यही रहती है कि जहाँ पे कवर्ड वरांडाज हो वहीं पे क्यूज़ लगें, ताकि लोगों को धूप और बारिश इन सब का सामना ना करना पड़े। और इस बार हम जहाँ पे उनके वेटिंग एरियाज होंगे वहाँ पे बेंचेस भी लगा देंगे, ताकि लोग बैठ के भी इंतज़ार कर सकें। और जहाँ पे ओपन ग्राउंड्स हैं वहाँ पे जितना पॉसिबल होगा हम टेंट्स भी लगाएंगे, क्योंकि हर चीज़ की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ज़्यादा रहती है। तो वी कैन नॉट गो ऑल आउट इन ऑल दी पोलिंग स्टेशंस, बट एटलीस्ट जो हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे हर तरह की सुविधा रहती है, और वहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल अलग ही रहता है। और अदरवाइज़ भी वोटर्स की सुविधा के लिए सभी इंतज़ाम है। इस बार जैसे पिछली बार के एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने BLOs को भी एडवाइस किया है कि आप अम्ब्रेलाज रखें अपने पास, टॉर्च लाइट्स रखें। वो पहले से पोलिंग स्टेशंस में ये फैसिलिटीज़ रखी जाएंगी, ताकि इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड वेदर कंडीशन द BLOs ऑल्सो कैन हेल्प। उनके पास वो सुविधाएं हों कि वो लोगों को अगर दरवाजे से अंदर तक लाना है तो उनके पास एक अपना अम्ब्रेला भी होना चाहिए कि लोगों को आराम से वो ला सके। हाँ, चूँकि एक एक्सपीरियंस आपको लोकसभा चुनावों में ये हो चुका है कि मौसम एकदम से इतना ख़राब हो गया और इतनी तेज़ बारिश होगी जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि कुछ वोटर परसेंटेज कम रही, तो इस बार उस रिस्क को कवर करने की आप पूरी कोशिश जो है वो कर रही हैं। उधमपुर ज़िले के जो वोटर्स हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या महिला वोटर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड, ये सभी जो वोटर्स हैं उन्हें आप कुछ ख़ास अपील एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करना चाहती हैं, तो आज आका दूरदर्शन जम्मू के माध्यम से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक ये जो प्रोग्राम है दूरदर्शन जम्मू के समाचार एकांश की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है, उन तक पहुंचेगा, उन्हें आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें लोगों को रीच आउट करने के लिए, और लोगों को मैं यही अपील करूंगी कि वो अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। ये सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं, आपकी ड्यूटी भी है। और लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमने एक डोगरी में एक गाना भी लॉन्च किया है उधमपुर में, जिसमें मैं उसका 2 लाइन बोलूँगी कि ना कोई बहाना ना मजबूरी, वोट डालना बड़ा ज़रूरी। तो ये मैसेज आपके माध्यम से मैं लोगों को देना चाहूँगी कि वो अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। और इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और हमारे को डेमोक्रेटिक जो फेस्टिवल है हमारा उसको ज़रूर बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए, और अपना राइट टू वोट ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये मतदान का एक पर्व है और इस पर्व में हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। मैडम सलोनी राय जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उधमपुर ज़िले की, आज आप दूरदर्शन जम्मू के स्टूडियोज़ में आई और क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा विधानसभा चुनावों को लेकर चलाई जा रही विशेष सीरीज़ इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 में आज आपने खासकर उधमपुर ज़िले के वोटर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि जैसे मैडम सलोनी राय कह रही हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो असेंबली इलेक्शंस में 80% से अधिक उधमपुर ज़िले में जाना चाहिए, और जो एक मोटो है कि हर वोटर को वोटिंग का हक मिलना चाहिए, उसको अपना वोट कास्ट करना चाहिए। इसी मैसेज के साथ आज का हम ये प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। दूरदर्शन जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 का आज का अंक समाप्त करने की अंजना बड़याल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।